दोस्तों नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आज की बड़ी और ताजा खबरों में। आपको बता दें कि कांग्रेस में छिड़ा गृह युद्ध, कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर साधा तगड़ा निशाना। वहीं बिहार में किसके खाते में जाएगी रामविलास पासवान की राज्यसभा की सीट, जाने एनडीए में कहां पर फंसा है पेच। वहीं शिवसेना की बीजेपी को कड़ी चुनौती, बोले बीएमसी की तरफ देखा तो जलकर राख हो जाओगे। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का तीखा हमला, बोले कांग्रेस का नहीं बचा कोई भी माई बाप, देश को नहीं दे सकती कोई भी भविष्य। वहीं लव जिहाद पर उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में 5 साल की सजा, जाने दोनों राज्यों में कितने कड़े हैं प्रावधान। वहीं मास्क पर जुर्माना लगाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बरसी कांग्रेस, बोले शायद विज्ञापन के लिए पैसे कम पड़ गए। वहीं असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस पर तगड़ा हमला, बोले आरएसएस नहीं चाहता मुस्लिम ले राजनीति में हिस्सा। और भी बड़ी खबरों को जानने के लिए वीडियो के एंड तक बने रहिए हमारे साथ। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। वहीं पहली बड़ी खबर, आज भारत में पिछले 24 घंटे में कोरोना वायरस के 46,232 नए मामले सामने आए, जिससे अब कुल मरीजों की संख्या बढ़कर 90,50,598 हो गई और पिछले 24 घंटे में ही 564 लोगों की मौत हो गई। वही बड़ी खबर, कांग्रेस में छिड़ा गृह युद्ध, कपिल सिब्बल ने अपनी ही पार्टी पर साधा तगड़ा निशाना। जी आपको बता दें कि बिहार चुनाव के नतीजे आने के बाद कांग्रेस में अंतर कलह काफी बढ़ गई है। वहीं कपिल सिब्बल ने कहा कि देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी 1.5 साल से बिना अध्यक्ष के कैसे काम कर सकती है, कार्यकर्ता अपनी समस्या को लेकर कहां पर जाएं। कपिल सिब्बल ने एक इंटरव्यू के दौरान अपनी बातें रखी हैं। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी ने पहले ही जता दिया है कि वह कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष नहीं बनना चाहते। साथ ही उन्होंने कहा कि वह नहीं चाहते कि गांधी परिवार से कोई भी व्यक्ति कांग्रेस पार्टी का अध्यक्ष नियुक्त हो। आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव के अलावा गुजरात और मध्य प्रदेश के उपचुनाव में कांग्रेस के निराशाजनक प्रदर्शन पर कपिल सिब्बल ने कहा कि जिन राज्यों में सत्ता पक्ष का विकल्प है, वहां भी जनता ने कांग्रेस के प्रति उस स्तर का विश्वास नहीं जताया जितना होना चाहिए था। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि हमें स्वीकार करना होगा कि हम कमजोर हुए हैं। वही बड़ी खबर, बिहार में किसके खाते में जाएगी रामविलास पासवान की राज्यसभा की सीट, जाने एनडीए में कहां पर फंसा है पेच। जी आपको बता दें कि पूर्व केंद्रीय मंत्री एवं लोजपा नेता रामविलास पासवान के निधन से खाली हुई राज्यसभा की एक सीट पर चुनाव आयोग तैयारी कर चुका है और इस पर 14 दिसंबर को उपचुनाव होगा। निर्वाचन आयोग के कार्यक्रम के अनुसार विधानसभा कोटे से खाली हुई सीट के लिए 26 नवंबर को अधिसूचना जारी कर दी जाएगी और 16 दिसंबर तक सारी प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। लेकिन पेच एनडीए में फंस गया है। दरअसल रामविलास पासवान के निधन से बिहार में राज्यसभा की खाली हुई सीट पर दावेदारी को लेकर असमंजस है। आपको बता दें कि राजग यानी एनडीए में सीटों के तालमेल के तहत लोकसभा चुनाव के बाद उन्हें बिहार से राज्यसभा भेजा गया था। केंद्र में भाजपा और लोक जनशक्ति पार्टी यानी लोजपा का गठबंधन है। आपको बता दें कि लेकिन बिहार में जदयू भाजपा गठबंधन का लोजपा हिस्सा नहीं है। विधानसभा चुनाव में लोजपा ने जदयू के खिलाफ चुनाव लड़ा। ऐसे में सवाल उठ रहा है कि इस बार राज्यसभा की ये सीट किसके खाते में जाएगी। बड़ी खबर, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कांग्रेस पर साधा तगड़ा निशाना, बोले कांग्रेस का नहीं बचा माई बाप, देश को नहीं दे सकती कोई भी भविष्य। जी आपको बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद पार्टी की मुश्किलें लगातार कम होने का नाम नहीं ले रही। पार्टी के कई नेताओं की नाराजगी सामने आने के बाद अब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी कांग्रेस पर तगड़ा निशाना साधा है। केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस देश को भविष्य नहीं दे सकती है, उसका कोई भी माई बाप तक नहीं बचा है। उन्होंने कहा कि जनता कांग्रेस या फिर बीजेपी किसी को भी वोट देती है, लेकिन सरकार बीजेपी की ही बनती है। कांग्रेस के विधायक बाद में अलग होकर बीजेपी में जाकर शामिल हो जाते हैं। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा कि कांग्रेस अब पूरे तरीके से ढहती जा रही है। चाहे वोट कांग्रेस को दो या फिर बीजेपी की दो, सरकार बीजेपी की ही बनती है। कांग्रेस के विधायक बीजेपी में शामिल हो जाते हैं, कांग्रेस देश का भविष्य नहीं हो सकती है। बड़ी खबर, मास्क न लगाने पर जुर्माना लगाने को लेकर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर बरसी कांग्रेस, बोले शायद विज्ञापन के लिए पैसे कम पड़ गए। जी आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सख्त दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। अब सार्वजनिक स्थानों पर मास्क न पहनने वालों से 2-2 हजार रुपए का जुर्माना वसूला जाएगा। उनके इस फैसले की कांग्रेस ने बड़ी आलोचना की है और इसे तुरंत वापस लेने की मांग भी की है। दिल्ली कांग्रेस प्रमुख अनिल चौधरी ने एएनआई से बात करते हुए कहा
कि इस अत्याचारी फैसले से भ्रष्टाचार बढ़ेगा। कौन गारंटी दे सकता है कि दोषी बार्गेनिंग नहीं करेगा। ऐसे समय में ये जुर्माना लगाना जब लोगों के पास नौकरी नहीं है, ये दर्शाता है कि शायद उनके पास अपने विज्ञापन के लिए पैसे कम पड़ गए हैं। आपको बता दें कि उन्होंने आगे कहा कि कांग्रेस इसका विरोध करती है। इस जुर्माने को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए। इसके बजाय लोगों में जागरूकता पैदा करनी चाहिए। 100 रुपए का जुर्माना लगाया जाना चाहिए और मास्क बांटे जाने चाहिए ताकि लोगों को लगे कि उन्होंने गलती की है। वही बड़ी खबर, असदुद्दीन ओवैसी का आरएसएस पर तगड़ा हमला, बोले संघ नहीं चाहता कि मुस्लिम लें राजनीति में हिस्सा। जी आपको बता दें कि हैदराबाद से सांसद और एआईएमआईएम के अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने आरएसएस पर तगड़ा निशाना साधते हुए कहा कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्तियां नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संघ चाहता है कि मुस्लिमों को राजनीति में भाग लेने का अधिकार नहीं होना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर कहा कि हिंदुत्व इस झूठ पर बना है कि केवल एक समुदाय के पास सभी राजनीतिक शक्तियां होनी चाहिए और मुसलमानों को राजनीति में भाग लेने का कोई अधिकार नहीं होना चाहिए। आपको बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी ने कहा कि संसद और विधानसभाओं में हमारी अधिक उपस्थिति संघ के हिंदुत्व के खिलाफ चुनौती का काम करती है। यदि हम अगर अपनी मौजूदगी कायम कर पाते हैं तो जश्न मनाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी की ये टिप्पणी ऐसे समय में आई है जब उनकी पार्टी एआईएमआईएम ने बिहार चुनाव में अप्रत्याशित प्रदर्शन करते हुए 5 सीटों पर बंपर जीत दर्ज की है। हालांकि पार्टी को सीमांचल की उन सीटों पर ही जीत हासिल हुई है जहां पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या ज्यादा है। अगली बड़ी खबर, लव जिहाद पर महाराष्ट्र के मंत्री का तगड़ा हमला, बोले अपनी नाकामी छिपाने के लिए मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की सरकारें ला रही कानून। जी आपको बता दें कि मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश सरकार लव जिहाद को लेकर कानून लाने वाली हैं। वहीं इस मुद्दे पर महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने तंज कसते हुए कहा कि ये सारी बातें वहीं सामने निकल कर आ रही हैं जहां की सरकारें अपनी नाकामियों को छिपाना चाहती हैं। मंत्री असलम शेख ने कहा कि जो सरकारें अपनी अक्षमताओं को छिपाना चाहती हैं वे इस तरीके के कानूनों को ला रही हैं। महाराष्ट्र सरकार अपना काम कुशलता से करती है और उसे ऐसे कानूनों को लाने की कोई जरूरत नहीं है। दूसरी तरफ लव जिहाद कहे जाने वाले मामले को ही उत्तर प्रदेश में गैर कानूनी धर्मांतरण माना जाएगा। ऐसे मामले में दोषी पाए जाने पर आरोपी को 5 से 10 साल तक की सजा का प्रावधान किया जाएगा। आपको बता दें कि वहीं मध्य प्रदेश सरकार ने अपने प्रस्तावित बिल में 5 साल की सजा का प्रावधान दिया है। देश के दूसरे राज्य भी इस तरीके के कानून बनाने पर विचार कर रहे हैं। वही बड़ी खबर, बिहार की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में होगा महागठबंधन, शिवपाल के बेटे आदित्य यादव ने दिए संकेत। जी आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव आदित्य यादव ने आज एटा में पत्रकारों से वार्ता के दौरान बिहार की तर्ज पर ही एक सोच वाले राजनीतिक दलों का 2022 के चुनावों में महागठबंधन बनाए जाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि बिहार में महागठबंधन बहुत सफल रहा। आदित्य यादव के इस बयान के बड़े राजनीतिक मायने निकाले जा रहे हैं। आपको बता दें कि प्रगतिशील समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और शिवपाल यादव के बेटे आदित्य यादव ने एटा में आज आगामी 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनावों में समाजवादी पार्टी सहित अन्य पार्टियों को मिलाकर महागठबंधन बनाने के संकेत दे दिए हैं। उन्होंने कहा कि सभी समाजवादी विचारधारा के लोगों को एकजुट होना पड़ेगा। बिहार में महागठबंधन ने कड़ी टक्कर दी है। आजकल प्रदेश व देश में विपक्ष फेल होता दिख रहा है। ऐसे में सभी एक सोच के लोगों को एक होना होगा। 2022 में बहुत बड़ा बदलाव आएगा और इससे मुख्य भूमिका प्रसपा और हमारे नेता शिवपाल सिंह निभाएंगे। आपको बता दें कि आदित्य यादव ने आगे कहा कि वर्तमान प्रदेश सरकार लॉ एंड ऑर्डर, महिला सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, कानून व्यवस्था में पूरे तरीके से फेल रही है। आपको बता दें कि योगी आदित्यनाथ सरकार को लेकर जनता के अंदर रोष और आक्रोश देखा जा रहा है जो बहुत बड़ा बदलाव लाएगा। आपको बता दें कि उन्होंने योगी सरकार पर बड़े हमले किए। आपको बता दें कि महागठबंधन की तर्ज पर अब उत्तर प्रदेश में भी गठबंधन होगा। इसको भी महागठबंधन का नाम दिया जाएगा, यानी बीजेपी के पीछे सभी पार्टियां हाथ धोकर पड़ी हैं। वही बड़ी खबर, शिवसेना की बीजेपी को कड़ी चुनौती, बोले बीएमसी की तरफ देखा तो जल के राख हो जाओगे। जी आपको बता दें कि शिवसेना ने अपने संपादकीय सामना में भारतीय जनता पार्टी पर तगड़ा निशाना साधा है। पार्टी प्रवक्ता संजय राउत ने दावा किया कि मुंबई महानगर पालिका में जो लोग भगवा उतार कर अपना झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं वह महाराष्ट्र और मराठी अस्मिता के साथ धोखा कर रहे हैं और मुंबई को पूंजीपतियों के हाथ में सौंपने की साजिश चल रही है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि मुंबई महानगर पालिका पर नई ईस्ट इंडिया कंपनी का यूनियन जैक फहराने की बात करने वालों को यह नहीं भूलना चाहिए कि मुंबई मतलब सदैव खोलने वाली अग्नि है। इस अग्नि का रंग भगवा है, भगवा शुद्ध ही है। भगवा को हाथ लगाओगे तो जलकर खाक हो जाओगे।
वह अगली बड़ी खबर, पश्चिम बंगाल में एनपीआर और एनआरसी पर सियासी जंग की जमीन तैयार। जी आपको बता दें कि अगले साल की शुरुआत में होने जा रहे पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में एनआरसी, एनपीआर और नागरिकता कानून के मुद्दे प्रमुख रहेंगे। भाजपा इन्हीं के सहारे चुनाव में ममता सरकार को घेरेगी। केंद्र की योजना कोरोना के कारण ठंडे बस्ते में डाले गए एनपीआर को जनवरी से शुरू करने की है। आपको बता दें कि भाजपा विधानसभा चुनाव के दौरान एनपीआर कराने और इसे एनआरसी से जोड़ने की बात करेगी। राज्य में बांग्लादेशी घुसपैठ एक बड़ी समस्या है और भाजपा लगातार इसे मुद्दा बनाती रही है। ऐसे में उसके रणनीतिकारों को लगता है कि एनपीआर, एनआरसी और नागरिकता संशोधन कानून जैसे मुद्दों पर आक्रामक रुख के कारण उसे सियासी लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव में भाजपा ने बंगाल में 18 सीटें जीती हैं। इस जीत में हिंदुत्व की राजनीति की बड़ी भूमिका है। आपको बता दें कि उधर बिहार में 5 सीटें जीतकर असदुद्दीन ओवैसी ने एनपीआर के खिलाफ एक बड़ा अभियान की घोषणा कर दी है। उन्होंने कहा है कि एनपीआर एनआरसी की ओर बढ़ने वाला पहला कदम है। मोदी सरकार एनपीआर को एनआरसी से जोड़ने की बात कर रही है। यह गरीबों और अल्पसंख्यकों को संदिग्ध नागरिक घोषित करने की साजिश है। ये थी अब तक की बेहद बड़ी खबरें। बस आपसे निवेदन है, कृपया वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी बटन जरूर दबा दें। जल्दी मिलते हैं बड़ी अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।